नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। और भारतीय समाज का भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, या हम भाग 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण जो है वो परिभाषा किसने दी है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवासन ने, है ना, श्रीनिवासन। एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, उनकी पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो कुर्ग जाति है उसका इन्होंने अध्ययन किया और उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने संस्कृतिकरण को परिभाषित किया। तो अब हम ये देख लेते हैं कि संस्कृतिकरण है क्या। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण एक जातिगत गतिशीलता की प्रक्रिया है, यानी जातियों की गतिशीलता है। कैसी गतिशीलता है? ये सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता है, यानी कोई भी एक जाति सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो उत्कृष्ट जातियां हैं उनके रीति रिवाजों को अपनाती है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि अपने आप को भी उनके जैसा मानना, ठीक है, अपने आप को भी उनकी श्रेणी में मानना, ठीक है। अपने नीची जातियां जो है अपने आप को उच्च जाति में स्वीकार करने के लिए, उच्च जाति में सम्मिलित होने के लिए, उच्च जाति के जो रीति रिवाज है, संस्कार है, विश्वास है, जीवन विधियां हैं, सांस्कृतिक लक्षण है, ये सारी चीज़ें अपनाती है, ठीक है। और फिर 1 या 2 पीढ़ी के बाद वो उच्च जाति में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करती है, यानी वो भी ये आशा अपेक्षा रखती है कि चूंकि हमने रीति रिवाज, संस्कार, विश्वास और जीवन विधियां उच्च जाति की अपना ली है तो हमें भी उच्च जाति में प्रवेश करवाया जाए, ठीक है, या उच्च जाति के समकक्ष हमें दर्जा दिया जाए। इसके आयाम देखें तो श्रीनिवासन ने इसके 3 आयाम बताए: आर्थिक, धार्मिक और जीवन शैली। आर्थिक में क्या है कि अपवित्र व्यवसायों का त्याग, ठीक है, अपवित्र व्यवसायों का त्याग, ठीक है, और उच्च जाति के व्यवसाय अपनाना, उच्च जाति के व्यवसाय। कैसे? हम जानते हैं कि नीची जातियां जो है, प्राचीन भारत में जो नीची जातियां होती थी वो ऐसा कार्य करती थी जैसे, है ना, चमड़े का काम या पशु मांस बेचना, ठीक है, या फिर जैसे गंदगी ढोना। तो जब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होती है तो निम्न जो जातियां हैं वो इन सब अपवित्र कामों का त्याग कर देती है और उच्च जाति के व्यवसायों को अपना देती है, ठीक है ना। उसी प्रकार धार्मिक रूप से हम देखें तो धार्मिक रूप में हम क्या देखते हैं कि ये जो जातियां हैं ये भी मंदिर जाना शुरू करती है, ठीक है, यज्ञोपवीत धारण करती है, संस्कृत भाषा का शिक्षण करती है, मंत्रों का उच्चारण करती है, ठीक है, मांस भक्षण बंद कर देती है। तो इस प्रकार के कार्य संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में इन लोगों के द्वारा किया जाता है। और जीवन शैली में स्वच्छता का ध्यान रखती है ना, स्वच्छ आवास और उच्च जातियों के जैसा रहन सहन। एक दृष्टि से देखें तो हम भी तो यही कर रहे हैं। आज भारतीय जो लोग हैं वो भी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता के जैसे हम गले में क्रॉस पहन रहे हैं, ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता में जो वस्त्र है वो हम ले रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता का खान पान है वो हम अपना रहे हैं,
ठीक है। तो एक तरह से ये जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है यह कई रूपों में कई तरीके से आज भी प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि केवल निम्न जाति के ही हैं, उच्च जाति के लोग जो है उनमें भी ये प्रक्रिया है कि वो अपने से उच्च जाति के जो लोग हैं उनको देखकर उनके अनुसार अनुसरण करती है। ठीक है ना। ठीक है, अब हम देखें तो संस्कृतिकरण की विशेषताएं। पहली चीज़ तो ये है एक सामूहिक प्रक्रिया। इसमें जो एक पूरी की पूरी जाति है वो इस प्रक्रिया में शामिल होती है। कोई क्षेत्र विशेष की पूरी जाति जो है इस प्रक्रिया में शामिल होती है। और गतिशीलता की आंतरिक प्रक्रिया है, जैसा कि हमने देखा कि ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी वैचारिक जो है वैचारिकता की इसमें प्रबलता होती है। सबसे पहले उच्च जातियों के समकक्ष मानने की मानसिक भावना उनमें पैदा होती है। अब ये एक दो तरफा प्रक्रिया है, तो एक तरफ तो चलती है संस्कृतिकरण और एक तरफ चलती है विसंस्कृतिकरण। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल निम्न जातियाँ ही जो है वो उच्च जाति के रीति रिवाज और उनको अपनाती है, उच्च जातियाँ भी है वो निम्न जाति के रीति रिवाज को अपनाती है। ये विसंस्कृतिकरण अपन आगे देखेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ है इसमें पद मूलक परिवर्तन होता है। ठीक है ना, सामाजिक व्यवस्था में नहीं, उनकी जाति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, केवल पद मूलक परिवर्तन हो गया। सपोज करो कि कोई एक जाति है जो संस्कृतिकरण के माध्यम से प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है। ठीक है, लेकिन और जैसे संस्कृतिकरण के माध्यम से प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली और गांव का सरपंच बन गई। ठीक है, या उसने रुपए पैसे जो है वो अच्छे खासे इकट्ठे हो लिए है, तो वो कहने को जो है वो जागीरदार जमींदार, ठीक है, ये कहलाने लग जाएगा। लेकिन सामाजिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी वो जाति जो है वो निम्न जाति ही कहलाई जाएगी। और लंबी अवधि, ये जो समय है बड़ा लंबा समय लगता है। ये कोई 2 या 5 साल की प्रक्रिया नहीं है, ये कई दशकों की प्रक्रिया है। कई दशकों तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये विशेषताएं हैं क्या है, पहली देखो ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें गतिशीलता होती है, पर कैसी गतिशीलता होती है, ये आंतरिक गतिशीलता होती है। दो तरफा प्रतिक्रिया है, केवल पद मूलक परिवर्तन है, पद में परिवर्तन आ जाएगा। पहले उसको गरीब या और कुछ भी कह रहे होंगे, अब उसको जो है सेठ जी कहने लग जाएंगे या कुछ भी कहने लग जाएंगे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में नहीं, उसकी जाति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। संरचनात्मक परिवर्तन इसमें नहीं होता है और ये एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। अब संस्कृतिकरण की आलोचना होती है कि जैसा हमने पहले देखा कि संरचना की दृष्टिकोण से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जातिगत भेदभाव बना रहता है। जैसा हमने पहले स्पष्ट किया कि पद मूलक परिवर्तन हो जाएगा, आपको उस गांव में जो आपकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, लेकिन जहाँ जाति की बात आएगी आपसे भेदभाव किया जाएगा। यानी संस्कृतिकरण में अगर किसी जाति ने उच्च पद प्राप्त कर भी लिया है तो भी जो है जातिगत भेदभाव इसमें ख़त्म नहीं होता है। पवित्रता और अपवित्रता का भेद है। क्योंकि जो नीची जाति के लोग हैं वो अपने कामों को अपवित्र मानने लग जाते हैं और ऊंची जाति के जो लोगों के काम हैं उनको पवित्र मानने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो वो अपने काम कर रहे हैं, जो उनके कृत्य हैं, जो उनके मूल्य हैं, जो उनके विचार हैं, उनको अपवित्र, और जो ऊंची जाति के कार्य है उनको पवित्र मान लेते हैं। महिलाओं की स्थिति में जो है इसमें कमी आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नकल करने की प्रक्रिया। जैसे ऊंची जाति में पर्दा प्रथा है, ठीक है, तो महिलाओं ने भी पर्दा प्रथा अपना लिया। ठीक है ना, ऊंची जाति में दहेज प्रथा है, तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न जाति के लोगों में भी जो दहेज प्रथा है ये शुरू हो गई है। तो
तो ऊंची जाति के तथाकथित ऊंची जाति के तथाकथित उच्च जाति के जो भी बुराइयां थी, तथाकथित ऊंची जाति की बुराइयां इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न जाति के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। अपना दिमाग इसमें नहीं लगाया जाता है, तो इस वजह से महिलाओं की स्थिति में भी कमी आई है। प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि महिलाएं, जो निम्न जाति की महिलाएं हैं, वो कृषि कार्य में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं। इसलिए उच्च जाति की अपेक्षा निम्न जाति की महिलाओं को अत्यधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक उपयोगिता, उपादेयता थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई? इस संस्कृतिकरण की जब प्रक्रिया होती है तो महिलाओं को घर में बंद किया जाता है, पर्दा प्रथा उन पर लाद दी जाती है, दहेज और इस तरह की बुराइयां भी आ जाती है समाज में। और अगला पॉइंट क्या है कि इसमें जैसा अपन ने पहले बात की कि दलित समाज के जो मूलभूत पक्ष है उनको पिछड़ा मान लिया जाता है। यानी जो निम्न जातियां हैं उनके जो भी मूल्य दर्शन हैं, जो भी मूल्य हैं, जो भी उनकी संस्कृति है, ऐसा मान लिया जाता है कि ये पिछड़ी है। और उच्च जाति की जो बुराइयां हैं उनको भी अच्छा मान के उनको ग्रहण किया जाता है। तो जैसा हमने स्पष्ट किया कि ये एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो संस्कृतिकरण की आलोचना के बिंदु अगर अपने को मेंस में लिखने हैं तो ये बिंदु अपने को लिखने हैं कि इसमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते, इसमें जातिगत भेदभाव होता है, पवित्रता और अपवित्रता का भेद बना रहता है, महिलाओं की स्थिति में कमी आती है, दलित समाज के मूलभूत पक्षों को पिछड़ा हुआ मान लिया जाता है। ये धीमी और एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, अब संस्कृतिकरण जब हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि संस्कृतिकरण नहीं हुआ है, संस्कृतिकरण तो हुआ ही है और हो ही रहा है। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देते हैं? यानी ऐसी कौन से कारक है जो निम्न जातियां जिनके संपर्क में आने के बाद उच्च जातियों के प्रति आकर्षित होती है? तो पहली चीज़ तो यह है कि संचार क्रांति। ठीक है ना, संचार क्रांति यानी यातायात के साधनों का विकास। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? रेल। ठीक है ना, डाक। उसके बाद अब जो आ गया है वो आ गया इंटरनेट। ठीक है ना, इन माध्यमों से निम्न जाति के लोग अपने से उच्च जो संस्कृति है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है ना। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से भी जो निम्न संस्कृतियां हैं वो अपने से श्रेष्ठ संस्कृतियों की तरफ आकर्षित होती है। क्यों? क्योंकि जब शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अध्ययन करता है तो कहते हैं ना कि किताबें वो सिखाती है जो जिंदगी सिखाती है, तो किताबों का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, राजनीतिक प्रोत्साहन। अब राजनीति भी जो है वो निम्न जाति के लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है ना। बड़े बड़े तीर्थ, जब ये लोग बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, उनके धार्मिक संप्रदायों से, धार्मिक रीति रिवाजों से परिचित होते हैं तो बरबस उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कई सारे समाज सुधारक हैं, उन्होंने भी जो है इसको प्रोत्साहन दिया है, जैसे दयानंद सरस्वती। इन्होंने निम्न जाति के लिए भी यज्ञोपवीत धारण करना, ठीक है, और सबके लिए यज्ञ करना, है ना, महिलाओं के लिए शिक्षा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार आने के बाद जब आपके पास रुपया पैसा आ जाता है, जब किसी व्यक्ति के पास, चाहे वो किसी भी जाति का है, जब पैसा आ जाता है तो फिर उच्च जाति की संस्कृति जीन्स की तरफ आकर्षित होगा। उनके खान पान, उनके पेय, घर में रहन सहन में आपका सुधार आ जाता है ना। उच्च जाति जैसे रहती है वैसे निम्न जाति के लोग भी पैसा आने पर वैसे की वैसे ही रहने लगते हैं। बढ़िया मकान बन जाते हैं बड़े बड़े, और घर में ऊडी गाड़ियाँ आ जाती हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अगला है कर्म कांडों का मंत्रों से पृथक्करण।
पहले मंत्र जो है संस्कृत के हुआ करते थे और ये बड़े दुस्साध्य थे, लेकिन हम जैसे देखते हैं कि मंत्र और कर्मकांड दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो इस प्रकार इस चीज़ ने भी जो है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जो ब्राह्मण संस्कार है, अब ब्राह्मण संस्कार सबके लिए सुलभ हो गए हैं। आजकल हम वैसे भी देखते हैं कि पुराने ज़माने के जो संस्कार है वो एकदम से उनकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ये है प्रोत्साहन के कारक हमें ध्यान रखने हैं। संचार क्रांति, शिक्षा, राजनीतिक प्रोत्साहन, बड़े तीर्थ, समाज सुधारक, आर्थिक सुधार, कर्मकांड और मंत्रों की पृथकता, ठीक है। अब जो नेक्स्ट शब्द आता है अपना विसंस्कृतिकरण। हमने देखा था संस्कृतिकरण में कि संस्कृतिकरण एक दो तरफा प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि निम्न जातियाँ ही उच्च जाति से सीख रही है, इसमें उच्च जातियाँ भी जो है वो निम्न जातियों से सीखती है। यानी यहाँ जो प्रभुत्व है वो है विसंस्कृतिकृत जातियों का है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है उच्च जातियों को प्रभावित करती है, यहाँ ये जातियाँ प्रभावित करती है, ये जातियाँ प्रभावित करती है, ठीक है। तो विसंस्कृतिकृत जातियाँ संस्कृतिकृत जातियों को प्रभावित करती है, यानी निम्न जो है, निम्न जातियाँ का प्रभाव बढ़ता है और उनकी जीवन शैली और परंपरा को उच्च जाति के लोग अपनाते हैं। जैसे स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है ना, तेजा जी, गोगा जी, गणेश जी और इस तरह के जो भी है, ठीक है। मदिरा का सेवन, मछली सेवन, ठीक है, मांस इत्यादि जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। जैसे उदाहरण कश्मीरी और मैथिली ब्राह्मण, वो भी कश्मीरी ब्राह्मण ये स्थानीय देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, और मछली मांस का जो है मैथिली ब्राह्मण सेवन करते हैं। तो इस प्रकार ये विसंस्कृतिकरण। अब एक शब्द आता है पुनः संस्कृतिकरण। पुनः संस्कृतिकरण क्या है? इसमें आधुनिक रीति रिवाज पूर्ण जातियां पुनः अपनी मूल स्थिति की ओर लौटती है। जैसे पश्चिमीकृत राजपूत वापस अपनी वैदिक संस्कृति और हिंदू प्रतीकों की तरफ, हिंदू प्रतीकों की तरफ लौट रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हम आधुनिक हो गए हैं, ठीक है, शहरों में लेने लगे हैं, लेकिन उसके बाद जब वापस हम अपने मूल धर्म की ओर लौटते हैं तो ये है पुनः संस्कृतिकरण। तो आधुनिक रीति रिवाज से पूर्ण जो जातियां हैं वो पुनः अपनी मूल स्थिति की ओर लौटती है। पुनः मूल स्थिति यानी आपके जो पुराने संस्कार, ठीक है, और रीति रिवाज, यानी शहरों में रहने लगे हैं और अचानक से वापस आप जो है जैसे नामकरण संस्कार वापस करने लग गए, ठीक है, गर्भाधान संस्कार वापस करने लग गए, विवाह संस्कार, पुराने रीति रिवाजों को आप अपनाने लग गए, है ना।
यज्ञ वज्ञ वापस करने लग गए। तो ये जो है वापस ये है पुनर्संस्कृतिकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना पश्चिमीकरण। ठीक है ना, पश्चिमीकरण। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी किसने दिया है, ये भी एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। एम.एन. श्रीनिवासन ने ये कंसेप्ट दिया है। इनकी पुस्तक है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। पुस्तक का क्या नाम है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। इस पुस्तक में इन्होंने पश्चिमीकरण को परिभाषित किया है। ये क्या कहते हैं कि पिछले 150 वर्षों में जो ब्रिटिश शासन हुआ है उसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति में जो स्वरूपगत परिवर्तन आए हैं। ठीक है, तो कब आए हैं, 150 वर्षों में। क्यों आए हैं, ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, हमारी संस्कृति में जो परिवर्तन आए हैं, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, जैसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन आए हैं। ठीक है, तकनीक की दृष्टि से, वो तकनीक हर एरिया की तकनीक हो गई। ठीक है, विचारधारात्मक जो परिवर्तन आए हैं। ठीक है ना, हमारा सोचने का तरीका जो बदला है वो पश्चिमीकरण है। हम पहले कैसे सोचते थे, ठीक है, और अब कैसे सोचते हैं। नए मूल्यों का जो विकास हुआ है हमारे अंदर, और दर्शन, हमारे देखने का दृष्टिकोण जो बदला है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी, तो अब परिभाषा अपने को कैसे लिखनी है कि पिछले 150 वर्षों में ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति में जो स्वरूपगत परिवर्तन आए हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, विचारधारात्मक, मूल्य और दर्शन में। इस प्रकार हमने पश्चिमी देशों की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक व्यवस्था और मूल्यों को अपना लिया है। तो ये पश्चिमीकरण है। तो पश्चिमीकरण में हमने पश्चिमी देशों की सामाजिक संरचना को अपना लिया है। जैसे हमने लोकतंत्र को अपनाया है। ठीक है, समानता जैसे मूल्य अपनाए हैं हमने। ठीक है ना, तो इस प्रकार जैसे एकल परिवार, ये हमारी सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाए हैं। तो ये अपने को सामाजिक, सांस्कृतिक और पश्चिमी देशों के जो मूल्य हमने अपना लिए हैं वो पश्चिमीकरण। अब पश्चिमीकरण के आयाम जो है वो 2 आयाम है, आंतरिक आयाम और बाह्य आयाम। आंतरिक आयाम में क्या है, देखो, जैसे आंतरिक आयाम में है पश्चिमी विचार और पश्चिमी मूल्य और लोकतंत्र। बाह्य में क्या है, जीवन शैली और रहन सहन। ठीक है, खान पान, भाषा, बोली, ये सारी चीज़ें बाह्य आयाम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखें अपन, अब इसके परिणाम क्या हुए हैं। परिणाम देखो, 2 प्रकार के परिणाम हुए हैं, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। सकारात्मक जैसे हमने पहले चर्चा की कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, है ना, जैसे मूल्य आए हैं। सामाजिक कुरीतियाँ कमज़ोर हुई है। ठीक है, बाल विवाह, है ना, कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं ये सब अपने को ध्यान में है। जैसे बाल विवाह, है ना, विधवा विवाह, अशिक्षा, जैसे स्त्रियों में जो है शिक्षा का अभाव था, तो ये सारी कुरीतियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हुई है। सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है। ठीक है, समाज जो है वो जड़ से चेतन, यानी समाज में विवेक जागा है।
पुरानी रूढ़ियों के प्रति अब जो है वो चेतना आई है। ठीक है, नवीन अभिजात वर्ग का उदय हुआ है। ठीक है, जिसको अपन उच्च मध्यम वर्ग कहते हैं। जो क्या चलाता है? जो चलाता है ऊडी। ठीक है, ऊडी वाले हरियाणा के जो लोग हैं ना, और बंगले कोठी में जो रहते हैं, जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बंगला, कोठी वाला, है ना, ऊडी वाला, ये नवीन अभिजात वर्ग। लोकतंत्र का विकास हुआ है। ये निश्चित रूप से पश्चिमीकरण के कारण ही अपने को लोकतंत्र का विकास हुआ है। कानून का शासन, सब बराबर, है ना, सब बराबर। आर्थिक समृद्धि भी आई है, निश्चित रूप से आई है ना। गरीबी कम हुई है, तकनीक बढ़ी है, अवसंरचना का विकास हुआ है, चाहे वो अवसंरचना सामाजिक हो चाहे भौतिक हो। सामाजिक अवसंरचना में शिक्षा, चिकित्सा, ये सब चीज़ें आते हैं। भौतिक अवसंरचना में वही जो हम निर्माण करते हैं, रेल, है ना, रेल, सड़कें, उद्योग, ये सारी चीज़ें, जो उद्योगीकरण हो गया। कला के दृष्टिकोण से भी जो है संगीत, नृत्य, फिल्में, इनमें भी पश्चिमीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना। धार्मिक परिवर्तन आए हैं, कैसे? जैसे तार्किकता बढ़ी है ना, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य आए हैं, कर्म कांडों का प्रभाव कम हुआ है ना। अब इसके नकारात्मक बिंदु देख लेते हैं। नकारात्मक परिणाम, सांस्कृतिक गुलामी बढ़ गई है। अब हम नीली जीन्स, मैकडोनल्ड, पिज्ज़ा, ठीक है, और अंग्रेजी, इसके गुलाम हो गए हैं। सांस्कृतिक क्षरण हुआ है। हमारे जो मूल्य है, सहयोगिता का मूल्य, सहयोग का मूल्य, वो कम हो गया है। ठीक है ना। जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, वो भी इसमें खत्म हो गई है। केवल अकेलापन, बस। सांस्कृतिक वर्चस्व, पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व बढ़ा है इससे। ये एक प्रकार का क्या है? नव उपनिवेशवाद है। हमारे विचारों को इसने उन्मीलित कर दिया है। हमारे विचारों को नष्ट करके पश्चिमी तरीके से सोचने पर हमको बाध्य कर दिया है। दूषित मूल्य आए हैं, वस्तुवाद, उपभोक्तावाद, जबकि हमारी संस्कृति क्या थी? त्याग त्यक्तेन भुंजिता, है ना। यानी त्याग पूर्वक भोग करने वाली जो हमारी संस्कृति थी, उसकी जगह क्या आ गई है? उपभोक्तावाद आ गया है। हमने देख लिया, सामुदायिकता कमज़ोर हो गई है, एलपीजी आई है ना, लिबरलाइजेशन, है ना, जो है ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, ये सारी चीज़ें आई है। लघु और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए हैं। मानव आर्थिक मानव बन गया है। हृदय कहीं खो गया है, उसका हृदय खत्म हो गया है। केवल क्या रह गया है? पैसा रह गया है।
सामाजिक और पारिवारिक संरचना में बदलाव आया है। एकल परिवार बढ़े हैं, एकल परिवार बढ़े हैं। व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, भौतिकवाद बढ़ रहा है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन हुआ है, औद्योगिकरण से जलवायु परिवर्तन हो गया। नक्सलवाद बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? असमानता के कारण, असमानता और भोगवाद, संरक्षणवाद, ठीक है। कुछ लोगों ने इन क्षेत्रों के संसाधनों पे कब्जा कर लिया है, चाहे वो खनिज हो और कुछ भी। यहाँ विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, केवल संसाधन कब्जा लिए साहब, संसाधनों पे कब्जा हुआ है। तो नक्सलवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकवाद, सांप्रदायिकवाद ये भी एक महत्वपूर्ण है ना। संप्रदायवाद का विकास भी जो है पश्चिमीकरण की देन है, ये भी एक पश्चिमीकरण की देन है साहब। फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। अब हम देखें पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, ये दो शब्द आते हैं, ठीक है। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण दो शब्द हैं। अब इनको देखें हम तो पश्चिमीकरण जो है वो एक छोटी और संकीर्ण विचारधारा है। अगर विचारधारा के दृष्टिकोण से देखें तो पश्चिमीकरण एक छोटी और संकीर्ण विचारधारा है, जबकि आधुनिकीकरण एक व्यापक और बहुआयामी विचारधारा है। पश्चिमीकरण का जो स्रोत है, अगर स्रोत देखें तो ये है पश्चिमी देश, जबकि आधुनिकीकरण जो है वो स्थान निरपेक्ष है। आधुनिक व्यक्ति जैसे कबीर आधुनिक हुए हैं, अब वो कोई इंग्लैंड से थोड़ी आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, हैं, ठीक है। माला फेरत जुगवा फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे मर का मन का फेर। तो कबीर हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, नानक हुए हैं, दयानंद हुए हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये आधुनिक लोग थे, इनमें पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं था। पश्चिमीकरण विशेषतः अंग्रेजी से लिए, जबकि ये प्रगतिशील से लिए, ये मानववाद से प्रभावित है, मानववाद से, प्रगतिशील है ना। सामाजिक और व्यक्तिगत गतिशीलता, व्यक्ति प्रगति करे, समाज प्रगति करे, व्यक्ति प्रगति करे, है ना, और नए मूल्य अपनावे, जो कैसे हो, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित हो। पश्चिमीकरण में एक श्रेष्ठता का भाव है ना, श्वेत व्यक्ति का भार, वाइट मेंस बर्डन, है ना, वाइट मेंस बर्डन। जबकि आधुनिकीकरण एक बहुसंस्कृतिवाद है, जिसमें कई सारी संस्कृतियां शामिल होती है। पश्चिमीकरण एक संकीर्ण मूल्य है और ये एक आधुनिक मूल्य है। तो ये एक छोटी और संकीर्ण, अगर 5 नंबर में ये अगर क्वेश्चन पूछ ले या 50 शब्दों में पूछ ले तो हमको लिखना है कि ये एक छोटी और संकीर्ण अवधारणा है, जबकि आधुनिकीकरण एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है। ये पश्चिमी देश इसका स्रोत है, ये स्थान निरपेक्ष है, ये अंग्रेजी शैली है, ये प्रगतिशील शैली है। इसमें श्रेष्ठता का भाव है, इसमें बहुसंस्कृतिवाद का भाव है, यानी सभी संस्कृतियों को समान महत्व।
ये एक संकीर्ण मूल्य है और ये एक आधुनिक मूल्य है। नेक्स्ट हम देखें तो लौकिकीकरण। लौकिकीकरण क्या है? इसको पंथ निरपेक्षीकरण भी कहते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। लौकिकीकरण क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें धार्मिक विचार, रिवाज और संस्थाएं, धार्मिक विचार, रिवाज और संस्थाएं अपना सामाजिक महत्व खो देती है। महत्व खो देती है। तो पश्चिम लौकिकीकरण क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें धार्मिक विचार, रिवाज, संस्थाएं, रीतियां, ठीक है, रीतियां अपना सामाजिक महत्व खो देती है। अर्थात जो पहले धार्मिक था, जो पहले धार्मिक था अब वैसा नहीं है। अब वैसा नहीं है। यानी समाज के विभिन्न पहलू जो है वो एक दूसरे से अलग होते हुए दिखते हैं। समाज के विभिन्न पहलू और समाज में विभेदीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। समाज में विभेदीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो परिभाषा के रूप में कहें कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धार्मिक विचार, रिवाज, रीतियाँ और संस्थाएं अपना सामाजिक महत्व खो देती है। जो पहले धार्मिक था यानी अब वैसा नहीं है। इस प्रकार समाज में एक विभेदीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है जिसके मूल तत्व धार्मिकता का ह्रास, तार्किकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद है। तो मूल तत्व क्या क्या है? धार्मिकता का ह्रास, यानी कर्म कांडों में रुचि कम हो गई है। अब कर्म कांड में रुचि कम हो गई है, उसकी जगह किसने लिया है? तर्क, विवेक। बुद्ध ने कहा है ना कि अपनी विवेक की कसौटी पे कसे बिना किसी भी तथ्य को स्वीकार मत करो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, ये इसके मूल तत्व है। अब इस लौकिकीकरण से जो साहब परिवर्तन हुए हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है। लौकिकीकरण और पंथ निरपेक्ष। अब जो है शुद्धता और अशुद्धता, धार्मिक नहीं है। यानी संप्रदाय के आधार पर शुद्धता और अशुद्धता का निर्धारण नहीं होता। जैसे पहले जाति होती है ना कि भाई अशुद्धता जो है वो नीची जातियों के लक्षण है और शुद्धता ऊंची जातियों के लक्षण है। तो अब वैसा इसमें नहीं है साहब। दूसरा, जातियों के संस्कारों में परिवर्तन, संस्कारों में परिवर्तन, ठीक है। अब जो है अंतः विवाह त्याज्य नहीं। अब अंतः विवाह जो है वो त्याज्य नहीं, ठीक है। यानी अब अपनी जाति से बाहर भी विवाह हो सकता है और जातियों में गतिशीलता बढ़ी है। एक दूसरे से मिलना जुलना, है ना, मिलना जुलना, एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होना, ये सारी चीज़ें अब बढ़ी है सर। पारिवारिक संस्था में तो विवाह पर प्रभाव पड़ा है। विवाह अब क्या हो गई है? एक संविदा, ठीक है, एक संस्कार नहीं रहा। विवाह एक संस्कार नहीं रहा, वो एक क्या हो गई है? संविदा हो गई है।
परिवार के जो दैनिक कर्मकांड थे वो नहीं रहे, दैनिक कर्मकांड नहीं रहे। अब सब त्योहारों का धार्मिक महत्व खत्म हो गया है, त्योहारों का धार्मिक महत्व खत्म हो गया है, धार्मिक महत्व खत्म हो गया है। एकाकी परिवार हुए हैं, एकाकी परिवार। ग्रामीण समुदाय में क्या परिवर्तन आया है? जाति पंचायतों की भूमिका कम पड़ी है, जाति पंचायत की भूमिका में कमी आई है, जाति पंचायत की भूमिका में कमी आ गई है। ठीक है, अब जाति का राजनीतिकरण बढ़ा है, जाति का राजनीतिकरण बढ़ा है। अब व्यवसाय जन्म आधारित नहीं, व्यवसाय जन्म से नहीं, कर्म से। समाज में नए मूल्य आए हैं, है ना, वही अपने समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे नए मूल्य आए हैं। अब धर्म जो है व्यक्तिगत विषय है, धर्म व्यक्तिगत विषय हो गया है। ये परिवर्तन हो सकता है, 50 शब्द में पूछ ले तो धर्म अब व्यक्तिगत विषय हो गया है समाज में। ठीक है, और धार्मिक गुरु का महत्व कम हुआ है, महत्व कम हुआ है। तो इस प्रकार हम ये परिवर्तन इसमें देखते हैं। अब लौकिकीकरण के कारण हम देखें तो लौकिकीकरण के कारण क्या रहे हैं? पहला चीज़ जो है वो यही है, आधुनिकीकरण। ठीक है ना, तो पहला जो चीज़ है वो है आधुनिकीकरण। दूसरा, नगरों का विकास हुआ, मेल जोल बढ़ा। अब नगरों में आदमी को कोई लेना देना नहीं कि पास पड़ोस में आपके किस जाति धर्म का आदमी रह रहा है, वो कौन से कर्मकांड मानता है, क्या रीति रिवाज मानता है। मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का एकमात्र काम है अपने आप को उच्च वर्ग में शामिल करना, है ना, पैसा कमाना, उसको कोई लेना देना नहीं है धर्म से। आपके आधुनिक शिक्षा, ठीक है, ये यातायात, ये सब में आएगा। यातायात के साधनों का विकास, व्यवसाय चयन, व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। अब जैसे शहर है तब उसमें क्या लेना देना कि केवल कायस्थ ही लेखा पढ़ी का काम करेगा, कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब जो है कोई भी पेशा कोई भी अपना सकता है, सीए ब्राह्मण भी कर सकता है, शूद्र भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, इस तरह से। इसके बाद हम देखें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, और देखें हम तो संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 ये सारे देख लेना। ठीक है, समानता, है ना, जो है इस तरह की चीज़ें जो है, स्वतंत्रता, ये है आपका अस्पृश्यता निवारण। ठीक है, लोक सेवा में नियोजन, ये सारी चीज़ें जो है। फिर कानून, कानून का शासन। अब धार्मिक आधार पे कानून जो है आपसे भेदभाव नहीं करता। ठीक है, आपकी हैसियत नहीं देखता कानून। और जो कमज़ोर है, अक्षम लोग हैं, जैसे
महिला है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनका संरक्षण करता है। और राजनीतिक संगठन, राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, इस प्रकार ये जो है प्रमुख लौकिकीकरण के कारण। अब बाधाएं देखें तो देखो, आज भी क्या है कि हमारा समाज जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक है, अति धार्मिक समाज है, और इसीलिए यहाँ क्या धर्म आधारित राजनीति होती है। आज भी ब्राह्मण ब्राह्मणों को वोट देगा, ठीक है, जाट जाटों को देगा, मुसलमान मुसलमानों को देगा, हिंदू मुसलमान की राजधानी है, जैन अलग से अपना हिसाब किताब करे हुए हैं, धर्म गुरुओं का प्रभाव है साहब, आसाराम बापू है, वो राम रहीम है, अतिवाद है, आपकी भावनाएं भड़क जाती है, असहिष्णु है, असहिष्णुता बढ़ रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है। थोड़ा सा कुछ किया ना, आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, लेके जोली झंडा लेके आप नारे लगाते हो, पत्थर फेंकते हो, हैं, लिंचिंग कर देते हो। अब आपके व्यवहार में अंतर आ गया है, यानी कथनी और करनी में अंतर। कबीरदास जी ने कहा है, कथनी मीठी खांड है, करनी बिस्की लाए, कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। तो आपकी जो पंथ निरपेक्षता का मूल्य है, अब ये पंथ निरपेक्षता मूल्य तो हमने संविधान में शामिल कर लिया है, लेकिन हमारी इसमें कथनी और करनी में अंतर है साहब, ठीक है, हमारे व्यवहार में अंतर है। अब ये आया कहाँ से आप, ये तो ये यूरोप का जो धर्म जागरण और पुनर्सुधार का था, पुनर्जागरण और धर्म सुधार, ये दोनों टॉपिक अपन इसमें देखेंगे विश्व इतिहास में, ठीक है ना, इसकी भी शुरू करेंगे। वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये सारे हम विश्व इतिहास के टॉपिक है जिसमें देखेंगे। और साम्यवाद, जैसे जैसे साम्यवाद आया, साम्यवाद ने क्या कहा साहब, सबसे पहली चीज़ धर्म अफीम है, और इससे क्या होता है, शोषण होता है, ठीक है, और पुरातन धार्मिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी इन्होंने। पुरातन धार्मिक विचारधारा और व्याख्या को चुनौती मिली, ठीक है ना। इस तरह से ये अपने टॉपिक जो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण ये पूरे हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो वो अपना वैश्वीकरण शुरू करेंगे। पढ़ना तो तेज पड़ेगा भैया, है ना, धीरे धीरे रस ले लेके पढ़ते रहे ना, तो ये सिलेबस 2027 तक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ जो है आप, फिर कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड की अगर आपको समाजशास्त्र की किताबें मिल जाती है तो उसका आप इसमें सहयोग ले लो, क्योंकि ये पूरे टॉपिक वहाँ से भी अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।